हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं, उनका प्रश्न पत्र है 104 हिंदी कथा साहित्य। उनमें जो हमारा मैला आंचल उपन्यास लगा हुआ है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आइए देखिए साथियों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कल आपका एग्ज़ाम है। अब जल्दी ही आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे आप एग्ज़ाम में कल पास हो सकें या लिख सकें। तो उसी से संबंधित आप पॉइंट पॉइंट के रूप में लिखिए। सबसे पहले जो मैला आंचल है उसके हम तथ्य जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम साथ ही जो मैला आंचल है उसको मैं आपको समझा दूंगा। शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप बना लीजिएगा। फिर साथ ही प्रश्न है मैला आंचल के ऊपर, तो हम उसकी भूमिका और प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले आप इन जो बिंदु हैं मैला आंचल से जुड़े हुए और साथ ही फणीश्वरनाथ रेणु जी से, तो उन्हें आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, वह एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है दोस्तों? तो वह एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखिए। आंचलिक उपन्यासकार होने के साथ-साथ उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनको भी आप देखिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु के जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनमें कौन-कौन से हैं, तो उन्हें देखिए। सबसे पहले उनका जो मैला आंचल है, सबसे पहले तो उनका जो उपन्यास है वो मैला आंचल ही है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954। फिर आता है हमारा परिकथा, 1957 है इसका प्रकाशन। फिर है हमारा दीर्घ तपा, 1953। जुलूस, 1965। कितने चौराहे, 1966। पलटू बाबू रोड, 1989। राम रतन राय, अपूर्ण उपन्यास। ठीक है? तो इन उपन्यासों की भी चर्चा आप कर सकते हैं कि उन्होंने विभिन्न उपन्यास लिखे हैं, तो इनमें आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही जो मैला आंचल से जुड़े हुए तथ्य हैं, उन्हें देखिए कि मैला आंचल हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। यानी ये बात आप ध्यान रखिए कि इसे ही हिंदी साहित्य में पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। इससे पहले भी कई उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे देहाती दुनिया उपन्यास है, वह लिखा गया है, तो वो भी आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन एक अच्छा आंचलिक जो उपन्यासकार है, वह मैला आंचल ही माना गया है सबसे पहले। ठीक है? फिर है कि मैला आंचल सर्वप्रथम समता प्रकाशन, पटना से 1954 में प्रकाशित हुआ था। परंतु राजकमल द्वारा मैला आंचल की सारी प्रतिमा खरीद कर 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार किया है कि मैला आंचल का नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया था। वो कौन सी कविता है? स्मिता नंदन पंत जी की, कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, नैनों में गंगा यमुना, जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। ठीक है? तो ये जो उनकी कविता है पंत जी की, इसी से उन्होंने जो मैला आंचल नामकरण है वो किया है। ठीक है? मैला आंचल के जो 2 भाग हैं मैला आंचल में, जिसमें पहले परिच्छेद में हमको 44 भाग हैं, परिच्छेद हैं, और दूसरे भाग में हमारे 23 परिच्छेद हैं। ठीक है? अब देखिएगा, मैला आंचल की 2 खंडों में कथा विभक्त है। पहला जो खंड है वो आज़ादी से पूर्व की कथा है, यानी जिसमें हमारे 44 परिच्छेद हैं, उसमें हमारे आज़ादी से पूर्व की कथा है, यानी 1947 से पहले की। और जो दूसरा खंड है उसमें हमारी आज़ादी के बाद की कथा है। ठीक है? तो देखिए आगे। दोस्तों, इन पॉइंटों को आप लिखते चलिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में जब क्वेश्चन लिखोगे तो इन पॉइंटों के माध्यम से ही आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है? बाद में मैं भी बताऊंगा, लेकिन परिचय के रूप में आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। मैला आंचल उपन्यास में कुल 67 प्रकरण हैं, यानी 67 प्रकरण में उसकी कथा को लिखा गया है। आंचलिक आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है, इसीलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जैसे हो जो गोदान उपन्यास है उसमें होरी नायक के रूप में है, लेकिन जो मैलांचल होते हैं, जो आंचलिक उपन्यास होते हैं, उनमें जो नायक होता है वह वहाँ का जो परिवेश होता है वही वहाँ की नायक का रूप धारण कर लेता है। जो मेरीगंज है मैलांचल में, वही यहाँ इसका नायक है। हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास माना है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो जो मैला आंचल है वो गोदान के बाद इसका नाम लिया जाता है। साथ ही देखिए
कि इस उपन्यास की भाषा शैली आंचलिक है। मेला आंचल उपन्यास का नायक मेरीगंज है। मेरीगंज नामक नील के व्यापारी W.G. मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर किया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इन जो मेलांचल की कथा में जो मुख्य पात्र हैं, उनमें आप ध्यान से इन लोगों को देख लीजिए कि मेरीगंज अंचल में 3 प्रमुख दल हैं। इन दलों में देखिए, सबसे पहला है कायस्थ टोली, यानी ये कायस्थ टोली और राजपूत टोली, यादव टोली, इनको आप ऐसे समझिए कि ये किसी गाँव में एक अलग-अलग परिवार हैं। उन परिवारों में सबसे पहले जो कायस्थ परिवार के लोग हैं, यानी कायस्थ समुदाय के लोग हैं जाति के, उनमें प्रमुख कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद हैं, ठीक है। फिर हैं राजपूत टोली में है राम कृपाल सिंह। यादव टोली के हैं खेलावन यादव। इन लोगों की हम आगे भी चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल हैं वो प्रमुख हैं 3 इसमें। पहला है कांग्रेस, फिर सोशलिस्ट पार्टी यानी जो हमारी मार्क्सवादी पार्टी होती है वह, फिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी जो RSS, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें 3 पार्टी हैं मुख्य रूप से। इस उपन्यास में संथालों का एक अन्य टोला है, यानी जो संथाल हैं, संथाल हैं जनजाति से, वो भी इस टोली में आते हैं। अब देखिए प्रमुख पात्र इसमें कौन-कौन से हैं। तो प्रमुख पात्रों को भी आप इनको ध्यान से देखिए कि इन पात्रों के माध्यम से ही आप प्रश्न में अपना लिखोगे। तो सबसे जो इसका मेन पात्र है वो है डॉक्टर प्रशांत, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर प्रशांत के बारे में है कि मेरीगंज अंचल में रहकर मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करता है। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज में रहकर वहाँ के लोगों का इलाज करता है। डॉक्टर प्रशांत कमली का प्रेमी और अंत में उसका पति बनता है, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से है। छोटन बाबू की रिपोर्ट पर डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी हो जाती है। नेक्स्ट है कालीचरण। कालीचरण के बारे में देखिए कि मेरीगंज में युवा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। मेरीगंज कालीचरण का ननिहाल है। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सोशलिस्ट है। पार्टी का प्रमुख नेता है। कालीचरण का राजनीतिक गुरु बालदेव है। मेरीगंज में उसका अखाड़ा और कीर्तन का केंद्र है। मंगला का प्रेमी, यानी ये कालीचरण है वो मंगला देवी है, उनसे प्रेम करता है। फिर है बामन दास, एक सच्चा कांग्रेसी भक्त है। गांधी का लघु संस्करण कहा जा सकता है। एक राम नाम का धन सांचा, जग में कुछ न बाँचा हो, ये इसकी प्रमुख पंक्ति है, वो अपनी गाता रहता है। फिर आगे हैं हमारे विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार हैं। तो गांव में 1000 बीघा जमीन के मालिक हैं। पोलिया टोली, धानुक टोली और कुर्मी टोली पर इनका अधिकार है। उपन्यास के अंत में हृदय परिवर्तन कर गांव को 5 बीघा जमीन दर से जमीन को बांट देते हैं, यानी उपन्यास के अंत में ये 5 बीघा जमीन प्रत्येक आदमी को गांव को देते हैं, ठीक है। और साथ में ये कमली के पिता हैं। अब बालदेव के बारे में देखिए कि नमस्कार की जगह हमेशा जय हिंद बोलने वाले पात्र हैं। चन्नन पट्टी निवासी कर्मभूमि मेरीगंज है। गांधी जी का भक्त, अहिंसा का पुजारी। एक है ज्योतिकी काका। ज्योतिकी काका जो ब्राह्मण टोली से संबंध रखते हैं, तो उसमें देखिए कि गांव का ढोंगी ज्योतिषी अंधविश्वासी है। डॉक्टर प्रशांत को जर्मनी का जासूस कहता है। राम नारायण ज्योतिकी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस सबसे पहले पात्रों से परिचित हो लीजिए, उसके बाद आगे हम देखेंगे। फिर है हमारे सुमृत दास। तो मेला आंचल उपन्यास का नारद मुनि है। विश्वनाथ प्रसाद मालिक का चपरासी है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिए। गांव में चील कोय उड़ेंगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है, ये बात यही कहते हैं। जब प्रशांत आता है और उसकी टीम आती है, डॉक्टरों की टीम, तब वो बात यही कहता है कि गांव में चील कोय उड़ेंगे, गांव पर बुरे ग्रहों का फेर है। फिर है महंत रामदास, जो महंत सेवादास का चेला है, खंजली बजाते हैं, ठीक है। फिर है महंत महंत सेवादास, मेरीगंज यह का ज्ञानी साधु है। लक्ष्मी का शोषण करने वाला है, लक्ष्मी को दासी बनाकर रखता है। लक्ष्मी कौन है? तो मेला आंचल का उपन्यास का बेसहारा पात्र है। रामदास और सेवादास लक्ष्मी का शोषण करते हैं। बाद में लक्ष्मी बालदेव गोप के साथ गृहस्थी बसाती है। अन्य पात्रों में कमली है। तो कमली विश्वनाथ की पुत्री है, डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है, विवाह से पहले गर्भवती होती है। ममता कौन है? तो वो डॉक्टर प्रशांत की मददगार और सलाहकर्ता है, ठीक है। अन्य पात्रों में ये भी आएंगे मंगला देवी, फुलिया, कुसुमी और राम खेलावन यादव, राम कृपाल, राम पेरिया, रमजू की माँ आदि, ये भी पात्र इसमें आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस उपन्यास की।
तो इनका देखिए संबंध समझ लीजिए एक बार आप। जब आप इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो उसमें आपको फिर इतना दिक्कत नहीं होगी। तो संबंध समझने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि जो मेरीगंज है, ठीक है? मेरीगंज की ये पूरी कथा है, यानी ये पूरा उपन्यास है, वह एक गाँव की कथा को वर्णित करता है। और रेणु जी ने उसी मेरीगंज में जो भी बातें होती हैं, उन सभी का इसमें चित्रण किया है, ठीक है? तो टोलियों से हम परिचित हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने राजपूत टोली देखी, तो राजपूत टोली या इस जिसको हम सिपहिया टोला भी कहते हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, यानी इसके जो मेन मुखिया हैं, वो कौन हैं? तो राम कृपाल सिंह हैं, ठीक है? राम कृपाल सिंह का बेटा कौन है? तो शिवशंकर सिंह है। और शिवशंकर सिंह का बेटा है हरगौरी सिंह, ठीक है? जो इसमें उपन्यास में बाद में कालीचरण कहता है कि कालीचरण को मारने के लिए जाता है और इसका संबंध आरएसएस से है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कायस्थ टोला है। तो कायस्थ टोला या मालिक टोला भी कहते हैं या कैथ टोला भी कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद इसके मुखिया हैं। और विश्वनाथ प्रसाद किसके तहसीलदार हैं? तो राजा परबंगा सिंह के तहसीलदार हैं, ठीक है? कमला इनकी बेटी है, जिसे वो कमली भी कहते हैं। सेविया कौन है? तो वो विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ पर नौकरानी का काम करती है और उनकी एक तरह से घर का सदस्य बन जाती है। और सुमृत दास जो अभी हमने देखा, तो जिसे लोग गाँव के लोग बेतार का तार भी कहते हैं, ठीक है? तो वो इनके यहाँ नौकर के रूप में काम करता है विश्वनाथ प्रसाद के। नेक्स्ट है जो हमारा वो यादव टोला है। तो यादव टोला से कौन-कौन लोग प्रमुख हैं? तो सबसे पहले खिलावन यादव हैं, जो प्रमुख हैं इसके। उनका एक बेटा है सकलदीप, ठीक? और जो यादव टोला से मुख्य हैं, वो हैं कुकरू का बेटा है जो कालीचरण, ठीक है? तो कालीचरण के पिता का नाम क्या है? तो वो है कुकरू, ठीक? फिर है हमारा ब्राह्मण टोला। ब्राह्मण टोला के जो मुख्य हैं, वो ज्योति की काका हैं। ज्योति की काका के बेटा है, उसका नाम है राम नारायण, ठीक है? गाने बजाने का शौक है और साथ में ये ततमा पासवान टोली के साथ रहता है, ठीक? जो ज्योति की काका जी ने 4 शादियाँ की हुई हैं, तो इनसे आपको ज़्यादा संबंध नहीं है क्योंकि इसमें आपके प्रश्न का वर्णन नहीं होगा। साथ में जो नेक्स्ट टोली है, वह है ततमा या क्षत्रिय टोला, जिसे तंत्रमा क्षत्रिय टोला भी कहते हैं। इससे कौन-कौन है? तो इससे मगहू दास हैं, जिनकी बेटी है फुलिया, ठीक? ये फुलिया आप ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि नारी के अगर प्रश्न आ जाए कि नारी का चित्रण कीजिए महिलांचल में नारी के शोषण का, तो उसमें आप फुलिया का भी नाम ले सकते हैं। फुलिया विधवा है और साथ ही इसका जो संबंध है वो 3 लोगों से दिखाया जाता है। एक सहदेव मिसिर, एक खलासी जी और एक पेटमान जी, ठीक है? इन तीनों से इसका संबंध है। नेक्स्ट जो स्त्री पात्रों में है वो रमजू दास है। रमजू दास की पत्नी जो सरदारन है, यानी जो मोहल्ले की लड़कियां हैं उनकी ये सरदारन है, यानी ये छोड़ो। रामपीड़िया देखिए आगे। रामपीड़िया कौन है? तो वो रामदास की पत्नी है, ठीक? अगर आपने दोस्तों उपन्यास समझ पढ़ा होगा तो आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब है हमारा संथाल टोला, ठीक है? संथाल टोले में जो लोग हैं, वो विशेष रूप से जनजाति के लोग हैं, सरल स्वभाव के लोग हैं, ठीक है? एक इसमें जो मठ है, मठ का भी परिचय होता है, तो वो मठ कौन-सा है? तो कबीरदास का मठ है, यानी जो कबीरपंथी लोग हैं, उनका मठ है। और साथ में उनकी बीजक जो पुस्तक है कबीर जी की, जिनमें कबीर जी की वाणी का संकलन किया गया है, उसका यहाँ पर वाचन होता है, ठीक है? यहीं पर जो महंत के इस मठ के जो महंत हैं, जो मेन हैं वो सेवादास हैं, उनकी एक दासन है लक्ष्मी। फिर सेवादास के बाद जो इसका नेक्स्ट जो महंत बनता है वो रामदास बनता है, ठीक है? एक और आते हैं जो लरसिंह दास हैं, पपड़ी मठ के हैं। एक नागा बाबा आता है इसी मठ पर, जब सेवादास जी की मृत्यु हो जाती है, तब वो आते हैं महंत की स्थापना करने के लिए। अब देखिए मुख्य रूप से जो मुख्य पात्र है, वो है हमारा डॉक्टर प्रशांत, ठीक है? तो डॉक्टर प्रशांत के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए सही से। डॉक्टर प्रशांत के बारे में आप फिर से देखिए। डॉक्टर प्रशांत है वह एक अज्ञात कुलीनशील व्यक्ति है, यानी उसको ना अपने माता-पिता का पता, ना कुछ भी पता। उसको जो जन्म है, वो जन्म के बाद उसकी माँ उसे कोसी नदी में बहा जाती हैं, ठीक है दोस्तों? यानी ये कोसी नदी के किनारे मिलता है और किसे मिलता है? तो सहरसा में, जो सहरसा नदी है, जो मिथिलांचल में ही पड़ती है नदी, तो उसी में एक आदर्श आश्रम है। वो आश्रम किसका है? तो नेपाल में उपाध्याय परिवार का आश्रम है। तो उसी में एक व्यक्ति लाकर जो प्रशांत है उसको दे देता है। तो उसमें जो स्नेहमयी एक औरत रहती है, उसी को जो प्रशांत अपनी माँ मान लेता है और ये
और जो स्नेहमयी हैं वही उनकी लालन पालना करती हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत को पालन पोषण कौन करता है? तो स्नेहमयी ही करती हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत अपने पिता का नाम क्या लिखता है? तो अनिल कुमार बनर्जी लिखता है। जो कौन था? वो स्नेहमयी का पहले वाला पति था जिसने उसे छोड़ दिया था। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत के साथ और संबंध देखिए, तो प्यारू कौन है? तो जब वो मेरीगंज में आता है तो प्यारू उसका कंपाउंडर बन जाता है। साथ ही उसका संबंध कमली से है और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव उसकी मित्र है। ठीक है, अब जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे किस किस का संबंध है? तो उस संबंध को देख लीजिए। उस संबंध में है, सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी से देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो 3 नेता हैं उनका नाम आता है, जिसमें महात्मा गणही है, यानी जो महात्मा गांधी हैं उनका नाम महात्मा गणही करके आता है। फिर राजेंद्र बाबू यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनका नाम, फिर हैं जवाहरलाल और यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फिर इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से और कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो बामन दास जुड़ा हुआ है, जिसे बौना भी कहते हैं। गांधीवादी है। ठीक है, माथे का आघात है। जो दो दो इसके साथ ऐसी घटना होती हैं, एक जलेबी, जब वो जलेबी खा लेता है, और साथ ही जब तारावती हैं, तारावती देवी हैं, उनको जब ये देख लेता है तो इसके मन में वासना का भाव आ जाता है, तो 7 दिन का ये अनशन कर देता है, यानी अनशन बोल देता है। ठीक है, और बालदेव लक्ष्मी से भी संबंध रखते हैं और चुन्नी गोसाई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन मुखिया है वो कालीचरण है। कालीचरण, वासुदेव और सुंदर, चिनगारी जी, चरित्र कर्मकार और सोमा जट। ठीक है दोस्तों, वैसे इसकी कहानी बहुत लंबी है। अगर आप कहानी पर जाओगे तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। उससे अच्छा है कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझिए और उन्हीं के आधार पर आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा प्रश्न, वो ये बनेगा कि मेला आंचल की संवेदना को आप समझाइए। यानी अगर आपका प्रश्न आता है कि मेला आंचल की संवेदना को व्यक्त कीजिए, तो उसमें आप कौन-कौन से बिंदुओं की चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले आप उसका सामाजिक पक्ष है, उसको देखिए। सामाजिक पक्ष में आप किस-किस को लोगे? तो सामाजिक पक्ष में नारी समस्या है, साथ ही धर्म की क्या स्थिति है उसमें, और अंधविश्वास। ठीक है? इन बिंदुओं से आप जो उसका सामाजिक पक्ष है, उसको बता दोगे। साथ में जो राजनीतिक पक्ष है, उसमें आप कांग्रेस का परिचय दोगे कि कांग्रेस किस प्रकार से आती है, समाजवादी पार्टी किस प्रकार से आती है, जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका आप वर्णन कर सकते हो। साथ ही में अगर आप करना चाहो तो इसमें जो आरएसएस का है वो भी आता है, तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हो। ठीक है, फिर आर्थिक में आता है, गरीबी है और खम्हार है। ठीक है, फिर जो भौतिक परिस्थिति है यानी जो भौगोलिक परिवेश है, उसमें आप मेरीगंज को बता सकते हो, रोहतक, पूर्णिया जिसका परिचय लेखक ने दिया है, साथ ही कमला नदी है, कोसी है। ठीक है, सांस्कृतिक में विद्वांत नृत्य है, जाट जट्टिन है, सुरंगा सदावृक्ष की कहानी आती है। ठीक, तो ये इसमें सांस्कृतिक पक्ष इसके देख सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्नों को। पहले आप प्रश्नों को देखिए। तो दोस्तों, प्रश्न पर चलने से पहले इसकी जो भूमिका है उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो भूमिका से ही इसका प्रश्न बनेगा, और जब आप कोई कोटेशन इसमें दोगे तो आप इसी भूमिका से दे सकते हो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले भूमिका में कि यह है मेला आंचल, यानी जब फणीश्वरनाथ रेणु जी इसकी भूमिका लिखते हैं तो उसको इसे मेरीगंज को और मेला आंचल को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये उनका पहला उपन्यास है, और पहला उपन्यास इन्होंने लिखा है तो वो 1954 में लिखा है। तो इस पहले उपन्यास को देखिए कि यह है मेला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। ठीक है, यानी उन्होंने कथानक बताते हुए क्या बताया है कि एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। पूर्णिया, पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके ओर एक नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। यानी अब आपको समझ आ रहा होगा, तो पूर्णिया कहाँ पर स्थित है? तो पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है, यानी नेपाल से लगा हुआ है, दूसरी ओर पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान आप वो वाला समझिए जो आज के देश में, आज के टाइम में जो बांग्लादेश है उसी को ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है।
इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जरूर आप ध्यान रखिए, ये वाली पंक्तियां, कि जब वो मेला आंचल की बात आएगी कि मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो आप इन लाइनों को लिख सकते हो, और ये लाइन आपके प्रश्न में जरूर ही आ जानी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी की हुई है। तो इनको आप जरूर देख लीजिए कि मेला आंचल को संबोधित करते हुए जो फणीसुनाथ रेणु जी हैं वो क्या कहते हैं, कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। उन्होंने जैसा मैरीगंज का जो वास्तविक स्थितियां हैं उनका वैसा ही चित्रण कर दिया है। चाहे कैसी भी घटना हो, उन्होंने उस घटना को उसी प्रकार से व्यक्त कर दिया है। उन्होंने किसी भी प्रकार की आदर्शवाद नहीं दिखाया है, क्योंकि क्योंकि जो उन्होंने जो उपन्यास लिखा है वो आंचलिक उपन्यास लिखा है, तो इसीलिए उन्होंने जैसी घटना है उनका वैसा ही चित्रण किया हुआ है। कथा की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। यानी जैसी कथा बनी है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन्हें लेकर मैं साहित्य की दहलीज पर खड़ा आ हुआ हूँ। ये बात लेखक क्यों कह रहा है, यानी रेणु जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये पहला उपन्यास है। जब पहला उपन्यास है तो वो इसी बात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ, अब ये जैसा भी हो आप देख लीजिए। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो, अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। यानी मैंने जो भी लिखा है उसे मैंने अपनी निष्ठा से लिखा है, उसमें कोई कमी नहीं है, अब ये आपको जैसा भी लगे। ठीक, तो फणीश्वरनाथ रेणु, पटना, 9 अगस्त 1954। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके संवेदना पक्ष की। अब दोस्तों इसकी आप भाषा देख लीजिए, एक मिनट दोस्तों। तो इसमें देखिए कि मेला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। जब आप इसका परिचय दोगे, जब आप कोई प्रश्न आता है दोस्तों, एक ही प्रश्न में से आपके 2-3 प्रश्न हल हो सकते हैं इसमें से। तो आप इसे देखते चलिए। सबसे पहले जब आप प्रश्न की भूमिका लिखोगे तो आप इसी भूमिका को लिखिएगा कि मेला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि उपन्यास है, और इस कारण इसके कथ्य में प्राय वे सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान में सीमित होता है, किंतु उस सीमित समय और स्थान में जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के जितने चेहरे हो सकते हैं, वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान होते हैं। मेला आंचल भी ऐसे ही कथ्य को धारण करता है। यानी जो मेला आंचल है उसमें बताया गया है कि वह समय और स्थान में सीमित होता है। यानी आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान में सीमित होता है, किंतु उस सीमित समय और स्थान में जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के जितने चेहरे हो सकते हैं, वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान हैं। मेला आंचल भी ऐसे ही कथ्य को धारण करता है। सबसे पहले देखिए इसका भौगोलिक पक्ष, यानी सबसे पहले रेणु जी ने इसका भौगोलिक पक्ष ही दिया हुआ है कि यद्यपि समग्रता के लिए आंचलिक उपन्यास को जीवन के सभी पक्षों की प्रस्तुति करनी होती है, लेकिन मूल रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन इस उपन्यास में प्रमुख होते हैं। यानी आंचलिक उपन्यास में सबसे पहले आपका भौगोलिक परिवेश, यानी किस जगह को आप लेकर उपन्यास को लिख रहे हैं, और साथ ही उसकी संस्कृति, यानी उसकी संस्कृति भी उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। यह प्रमुखता इस रूप में नहीं होती कि इन पक्षों का विस्तार सबसे अधिक हो, बल्कि इस रूप में होती है कि यही दो पक्ष आंचलिक उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। यानी अगर कोई आंचलिक उपन्यास है तो आंचलिकता होने की उसमें 2 शर्तें होनी चाहिए, एक तो उसका भौगोलिक परिवेश और एक सांस्कृतिक वर्णन। ठीक है दोस्तों, इस उपन्यास में इन दोनों बिंदुओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए रचनाकार ने जीवन के सारे पहलुओं को, चाहे वे सामाजिक हों, राजनीतिक हों या आर्थिक हों, यथोचित स्थान दिया हुआ है। ठीक, रेणु ने सबसे पहले अंचल का सामान्य भौगोलिक वर्णन किया है, ताकि पाठक उस अंचल तक पहुंच सके जिसके सारे जीवन को वह आगे महसूस करने वाला है। उपन्यास की शुरुआत में ही वे भौगोलिक परिचय देते हैं।
यानी उपन्यास की शुरुआत अगर आप करोगे, अगर आपने उपन्यास पढ़ा हो, तो जब वो मेरीगंज की विशेषताएँ बताते हैं, तो कैसे बताते हैं कि ऐसा ही एक गाँव है मेरीगंज, रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। तटबंधना के बाद ही एक बड़ा मैदान है, जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल, कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। ठीक, तो सबसे पहले किसकी बात की है? मेरीगंज कोठी। तो मेरीगंज कोठी का आगे वर्णन आएगा तो हम देखेंगे। तो ये तो हो गया उसका आंतरिक वर्णन। बाहरी भूगोल का वर्णन करने के बाद, यानी ये बाहरी वर्णन हो गया इसका, यानी मेरीगंज के बाहर क्या क्या है, मेरीगंज किससे सटा हुआ है, उस सभी चर्चा कर दी उन्होंने। और बाहरी भूगोल का वर्णन करने के बाद रचनाकार गांव के भीतर भूगोल पर दृष्टि डालता है, ताकि अंचल की एक आंतरिक पहचान भी पाठक को हो सके। उपन्यासकार लिखता है कि मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 वर्ण के लोग रहते हैं, यानी 12 वर्ण से संबंध है, यानी 12 ही जातियों के लोग इसमें रहते हैं। यानी सभी जाति, कहने का भाव यह है कि उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं, 12 वर्णों के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं, यानी गांव है, गांव के पूर्व में ही एक कमला नदी बहती है, उसकी धारा। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसमों में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। ठीक, तो इतना परिचय उन्होंने मेरीगंज के परिवेश में दिया हुआ है। भौगोलिक परिचय देने के बाद रेणु उस अंचल के समग्र जीवन का अंकन करना शुरू करते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष अपने हर रूप रंग में व्यक्त होते चलते हैं, और धीरे धीरे पाठक खुद को उस गांव में ही महसूस करने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सामाजिक जीवन है वह किस प्रकार से व्यक्त होता है। तो जाति व्यवस्था भारत के किसी भी सामान्य गांव के सामाजिक जीवन की धुरी के रूप में काम करती है। यानी अगर आप गांव की विशेषता देखोगे, तो सबसे पहले उसमें आपको जाति व्यवस्था मुख्य रूप से मिलेगी। यानी जब आप सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करोगे, सामाजिक जीवन का, तो जब गांव की विशेषताएं हैं, तो गांव की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, तो सबसे पहले गांव में जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक, मेरीगंज का पूरा समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है, और जाति किस्म के झगड़े होना वहाँ सामान्य सी बात है। जातियों के बीच का शक्ति संतुलन भी गांव की सामाजिक संरचना निर्धारित करता है। उपन्यासकार उपन्यास के आरंभ में ही इस संरचना को स्पष्ट करते हुए कहता है कि अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बट जाते हैं। यानी मुख्य रूप से गांव में 3 ही शक्ति हैं, वो कौन कौन सी हैं? कायस्थ टोला, राजपूत और यादव टोला। ठीक है, यानी इन्हीं जातियों का बाहुल्य है गांव में। ये जातियां न केवल शक्ति संतुलन का आधार हैं, बल्कि इनमें एक दूसरे के प्रति गहरी घृणा भी विद्यमान है। यद्यपि उपन्यासकार ने जाति घृणा के प्रसंगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, तथापि कुछ प्रसंगों में घृणा की यह भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। ऐसे ही एक प्रसंग में ज्योतिकी काका कहते हैं, यानी ज्योतिकी काका हैं, वो कौन सी टोली से संबंध रखते हैं, यानी कौन से संप्रदाय से? तो वो ब्राह्मण टोले से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ज्योतिकी काका की बात आती है, जब गांव में जाति की बात उठती है, कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है, मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। यानी जाति, आपस में जातिगत जो भेदभाव है उसको किस प्रकार से वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बात देखिए कि इसमें जो ब्राह्मण समाज है वो क्या कह रहा है, यानी जो ज्योतिकी काका है वो ब्राह्मण समाज के हैं, कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है, यानी जो कायस्थ टोली है वो भी इनका साथ देते हैं, और मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। अब देखिए इसमें नारी का स्थान, कि नारी का स्थान सामाजिक रूप में किस प्रकार आता है, कि यद्यपि मेला आंचल में नारी की सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से रचनाकार ने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी कई प्रसंगों में चलते चलते ऐसी टिप्पणियां की हैं जो नारी की परतंत्र व निम्न स्थिति को व्यक्त करती हैं। किसी भी घर में यदि आर्थिक अभाव हो, तो पुत्र और पुत्री में से पुत्र पर ही धन खर्च करने को ठीक समझा जाता है। उपन्यास में एक प्रसंग ऐसा है जहां एक रोगग्रस्त युवती के पिता इस अंतर को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं,
कि हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। इस पर डॉक्टर प्रशांत सोचते हैं, यानी एक लड़की है, वो रोगग्रस्त है, तो जब उससे कहा जाता है कि आप इसकी दवा करा दीजिए, तो उसका पिता ये बात कहता है कि साहब, लड़की की जात तो बिना दवा दारू के ही ठीक हो जाती है। ठीक है? तो इस बात पर जब प्रशांत सोचता है, तो वो क्या सोचता है कि लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम ही है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में अभी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। सामाजिक मान्यताएं ऐसी हैं कि नारी को प्राय विश्वसनीय नहीं माना जाता। किसी भी नारी तरीके से नारी पर नियंत्रण बनाए रखना ही परंपरागत सामाजिक संरचना की आवश्यकता है। एक स्थान पर शास्त्र का उद्धरण देते हुए कहा गया है, शास्त्र में कहा है कि जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। यानी जो हमारी ये कहावत है, उसका इसमें भी चित्रण हुआ है। ठीक है? आगे देखिए कि उपन्यासकार ने एक और प्रसंग की चर्चा विशेष रूप में की है। नारीवादी चिंतकों ने कई बार दावा किया है कि किसी भी अराजक स्थिति में अत्याचार की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं ही होती हैं। समाज में दो वर्गों या दो अलग-अलग समाजों में जब भी सीधा संघर्ष होता है, उसमें सबसे अधिक नुकसान दोनों पक्षों की, विशेष रूप से पराजित पक्ष की महिलाओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि विजय की मानसिकता नारी पर शारीरिक विजय से भी जुड़ी हुई है। रेडू ने गांव वालों तथा संथालों के संघर्ष में ऐसे ही प्रसंग का वर्णन किया है। इस प्रसंग में सामाजिक लड़ाई तो जो है सो है, गांव वालों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि संथालनियों का सामूहिक बलात्कार होना चाहिए। इस प्रसंग को रेडू ने बेहद प्रतीकात्मक शब्दों से इस प्रकार व्यक्त किया है। ठीक है? यानी जब गांव की जमीन को लेकर लड़ाई होती है, तो लड़ाई में जब संथालों और कायस्थ टोली के लोगों के बीच होती है, तो उसमें क्या बात कही गई है कि आज़ादी है जो जी में आए करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आज़ादी है, फांसी हो या काला पानी हो छोड़ो मत। यानी ये बात जब मुखिया जी कह रहे हैं कि जब संथाल लोग हार जाते हैं, तब उनकी महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, उसका चित्रण इसमें दिखाया गया है। ठीक है? तो इस प्रकार अगर नारी की स्थिति पे अगर प्रश्न आता है, तो आप इन पंक्तियों को आप लिख सकते हो प्रश्न में। इस प्रकार रेडू ने कई अलग-अलग संदर्भों में दिखाया है कि समाज में जिस प्रकार जाति संरचना शोषण और दमन पर आधारित है, वैसे ही नारी पुरुष के संबंध भी। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए धार्मिक विकृतियां। यानी जो सामाजिक पक्ष में जो धार्मिक विकृतियां हैं, वो किस प्रकार से आती हैं कि मेरीगंज एक विशेष पक्ष उसका धार्मिक जीवन है, जिसका संबंध वहाँ के मठ से है। प्राचीन व मध्यकाल में धर्म को प्राय निवृत्ति मूलक बनाने पर बल दिया गया, जिससे धर्म से जुड़े व्यक्ति हमेशा एक कुटित जीवन व्यतीत करते रहे। मेला आंचल में इसी समस्या को एक खास कोण से दिखाया गया है। महंत साहेब धर्म के प्रतिनिधि हैं, अतः माया से मुक्ति रहना उनके लिए आवश्यक है। यदि वे विवाह करते हैं तो सुविधा भरी मेहनती हाथ से निकलती है, और विवाह नहीं करते तो भौतिक सुविधाओं के बावजूद कुंठित जीवन का कानूनी लड़ाई के बाद अपन जीते अभिशप्त है। वे यह समाधान निकालते हैं कि मठ के पुराने सेवक की बेटी लक्ष्मी को कानूनी लड़ाई के बाद अपने मठ पर ले आते हैं। यह रास्ता महंत साहब के जीवन में भले ही प्रसन्नता लाने वाला हो, पर अबोध बालिका का जीवन इससे बर्बाद हो रहा है। यादव टोली का किश्नू कहता है। यानी दोस्तों, इसमें जो महंत की, यानी जो धार्मिक पक्ष में जो महंत हैं, यानी गांव में जो मठ है, उसकी स्थिति को बताते हुए रेणु जी ने दिखाया है कि जो महंत व्यक्ति बनता है, यानी जो भी मठ पर रहेगा, महंत बनेगा उसके सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं होती हैं कि एक तरफ तो महंत जो मठ है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक और उससे जो आय होती है, उसका स्वामी वही होगा जो महंत होगा उसमें, यानी मठ में जो महंत होगा उसके पास वही होगा। लेकिन अगर उसे मेहनत होना है, तो उसको जो सामाजिक जीवन है उससे भी त्याग करना होगा, यानी वो शादी नहीं कर सकता, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपने मठ में रहे, भजन पूजा करे। लेकिन जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है, यानी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, वो भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन्हीं को पूरा करने के लिए फिर वो ऐसे रास्ते निकालते हैं, ठीक है? जिसमें उसने अपने एक पुराने महंत हैं, उनकी बेटी है, तो उसके जब पिताजी खत्म हो जाते हैं लक्ष्मी के, तो लक्ष्मी को अपने कानूनी
उससे कानूनी लड़ाई से उसको अपने हक में ले लेते हैं और उसे अपने मठ पर रखते हैं और उसी का शोषण करते हैं। ठीक है, तो उसी का जो प्रसंग है वो इस प्रकार बताया गया है कि महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी। कहाँ वह बच्ची, कहाँ यह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रात रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि सुनकर पाथर भी पिघल जाए। ठीक है, तो जो धार्मिक जीवन में जो महंत की उन्होंने सच्चाई बताई है वो इस प्रकार बताई है। ठीक, इस प्रकार की विकृति के बावजूद दोष लक्ष्मी का ही है कि उसने माया बनकर महंत साहब को धर्म को भ्रष्ट कर दिया। इस प्रसंग पर रेणु ने व्यंग की भाषा में लिखा है कि चढ़ती जवानी में सतगुरु साहिब की दया से माया को चीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ेती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती। यह तो महंत साहब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सतगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है, एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसके बावजूद भी समाज को वो किस प्रकार से बताते हैं कि इसमें जो लक्ष्मी है उसका ही दोष बताते हैं, महंत का दोष नहीं बताते हैं। ठीक है, यौन भ्रष्टाचार के साथ साथ मठ के जीवन में सत्ता संघर्ष पर भी रेणु ने विशेष ध्यान दिया है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप में महंत बनने वाला था वो अफीम और गांजे की तरक्की के आरोप में जेल में बंद है। नागा बाबा धर्म के नाम पर जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है वह निहायत ही हल्की है, जो धर्म के इस व्यवहारिक पक्ष पर कालिक पोतने के लिए पर्याप्त है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि अंधविश्वासों को किस प्रकार दिखाया गया है मेलांचल में। तो रेणु ने बेरीगंज में सामाजिक रूप से प्रचलित अंधविश्वासों पर भी टिप्पणी की है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास कम हुआ होगा, आधुनिक विज्ञान शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ होगा, वहाँ सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों की प्रमुख भूमिका होगी। उपन्यासकार ने बार बार दिखाया है कि अंधविश्वासों के कारण विकास कैसे रुक जाता है। डॉक्टर प्रशांत गांव को बचाना चाहते हैं, किंतु गांव के ही ज्योतिकी काका अंधविश्वासों के कारण उनका सक्रिय विरोध करते हैं। उनका कहना है, यानी जब डॉक्टर प्रशांत आता है, जब गांव में मलेरिया फैल जाता है तो मलेरिया की दवा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जब प्रशांत वो कुएं के पानी में जब दवा मिलाता है और लोगों को जो हैजा और मलेरिया से बचाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ज्योतिकी काका हैं उस पर क्या कहते हैं कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कुंभों में दवा डाल देते हैं, यानी कुओं में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अंधविश्वासों के खतरनाक परिणाम क्या होते हैं। यह रेणु ने कमली और पार्वती की मां के माध्यम से दिखाया है। कमली को इसलिए बीमारी हो गई है कि 3 बार उसका रिश्ता टूट गया है तथा लोग उसे अपशगुनी मानने लगे हैं। यदि सारा समाज किसी व्यक्ति को अपशगुनी मानने लगे तो वह व्यक्ति मनोरोगी हो ही जाएगा। यही स्थिति कमली की है। पार्वती की माँ का जीवन ही अंधविश्वासों ने लिया है। यानी इसमें एक दोस्तों महिला आंचल में पार्वती की माँ है, उसके जीवन उनकी भी मृत्यु जो ज्योतिकी काका हैं उन्हीं के द्वारा होती है। यानी वो कह देते हैं कि वो डायन है, तो लोग उसे मार देते हैं। ठीक है, रेणु ने विशेष रूप से बताया है कि पार्वती की माँ स्नेह करुणा वात्सल्य के भावों की प्रतिमूर्ति है, किंतु समाज उसे डायन घोषित करके उसकी हत्या कर देता है। ठीक, अब देखिए कि मेला आंचल में जो आर्थिक जो पक्ष है, आर्थिक जीवन है, वो किस प्रकार से आता है। कि उपन्यास में यद्यपि मेरीगंज का संपूर्ण जीवन अंकित हुआ है, किंतु जिस समस्या को उपन्यासकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना वह आर्थिक ही है। रेणु समाजवाद से जुड़े रहे हैं और समाजवादी विचारों के अनुकूल आर्थिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह रचना आरंभ में भौगोलिक व सांस्कृतिक वर्णन अधिक करती है, पर धीरे धीरे मेरीगंज की समस्याओं तक पहुंचती है और वहां महसूस होता है कि जब तक गरीबी और जहालत खत्म न हो तब तक यह अंचल मैला ही रहेगा। यानी मेला आंचल में रेणु जी ने ये भी दिखाया है कि अगर मेला आंचल में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, समाज गरीब है, लोगों में इतनी अशिक्षा है, इन सब का मूल कारण एक ही है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी वहाँ की गरीबी हटेगी और जहालत हटेगी और लोग समझदार होंगे। ठीक है, तो देखिए कि डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से रेणु ने यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है।
डॉक्टर प्रशांत गांव इसलिए आया है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रोगियों में पैसा वसूल कर अमीर बनना चिकित्सक धर्म के खिलाफ लगता है। उसकी इच्छा काला आजार के निदान के लिए रामबाण औषधि खोजना है, यानी काला बाजार, यानी जो हैजा और मलेरिया उस समय काला बुखार जो फैल रहा था उसी का। पर एक बिंदु पर वह महसूस करता है कि जिस आदमी के लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए यह दवाई किसी काम की नहीं। यानी देखिए, जो प्रशांत है वो तो गांव में गया था कि गांव में रिसर्च करेगा, लोगों की सहायता करेगा, साथ ही वो कारण देखेगा किन कारणों से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, उनकी वो दवाएं बनाएगा और कौन सी दवा यहाँ पे काम करेगी उसका वो परीक्षण करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे प्रशांत को समझ आता है कि जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उनकी बेबसी इतनी है कि उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है, वो लोग ये दवाई खरीदेंगे कैसे? यानी अगर लोगों के पास अच्छा भोजन हो, अच्छी परिस्थितियां हो, अच्छा सब कुछ उन्हें मिले, तो फिर वो बीमार ही क्यों पड़े? बीमारी का मूल कारण तो यही होता है कि व्यक्ति को जो अब पौष्टिक चीजें मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल रही हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके, वह सोचता है। यानी प्रशांत क्या सोचता है इसके बारे में कि आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं जिन्हें आमों की गुठलियां के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। मान लिया कि उसने काला आजार की रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया, किंतु इसके बाद और यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी। पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार हैं। पेट, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने उन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि वे चू तक नहीं कर सकते। यानी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत अपने सारे वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूल समस्या आर्थिक है और एक आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में स्वास्थ्य की कोई संभावना नहीं है। इस नाटकीय बिंदु पर उपन्यासकार लिखता है कि डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यानी अंत में जब डॉक्टर प्रशांत है वो अपनी पूरी रिसर्च कर लेता है, उसके बाद वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वो इसमें एक ही बात कहता है कि डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत। ठीक है। यानी अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसका कारण एक ही है, गरीबी और जहालत। ठीक है। मेरीगंज की आर्थिक समस्या कुछ और पक्षों से भी संबंधित हैं। रेडू ने केवल गरीबों को मूल समस्या के रूप में पहचाना है, बल्कि यह भी बताया है कि गरीबी के कारण कौन से हैं। यह गरीबी उत्पादकता की कमी से नहीं अपितु वितरण की विषमताओं से पैदा हुई है। ऐसा एक चित्र रेडू ने खम्बार के प्रसंग में खींचा है जो गोदान के खलिहान से मिलता जुलता है। यानी दोस्तों एक बात देखिए, गरीबी है तो गरीबी किस कारण से है, तो रेडू जी ने इसे इस प्रकार भी दिखाया है कि जो मुखिया लोग हैं, यानी जो कुछ लोग हैं समाज के जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी तो इसी बात से उत्पन्न होती है कि जो वितरण मूलक विषमताएं में जो उत्पादन का जो प्रसार है वो इस प्रकार से होता है कि सभी लोगों को एक साथ नहीं मिलता। खंबार साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खंबार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मढ़नी, फिर साल भर की खटनी। देवनी मढ़नी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्जे का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ, फिर कर्ज खाओ। खम्हार का एक चक्र चलता रहता है। यानी खम्हार से संबंधित है यहाँ पे उधार लेना। यानी दोस्तों लोग उधार लेते हैं, सबसे पहले उधार लेते हैं, उससे खाते हैं। उनके पास छोटी सी जमीन है, उसी में फिर वो अपनी फसल को करते हैं। लेकिन जब फसल पैदा होती है, जब फसल पककर आती है, तो सबसे पहले वो उधारी चुकाते हैं, तो उधारी चुकाने में ही सब कुछ चला जाता है। फिर बचता है, उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसमें जीवन यापन हो नहीं सकता, फिर वो उधार लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये चक्र चलता ही रहता है। रेडू ने आर्थिक समस्या को एक बेहद खूबसूरत नजरिए से प्रस्तुत किया है। साहित्य तथा अन्य कलाओं में इस प्रश्न पर अक्सर विवाद होता है कि
सौंदर्य वस्तुगत धारणा है या व्यक्तिगत? समाजवाद के समर्थक सौंदर्य को वस्तुगत मानते हैं। उनकी राय में सुंदरता परिस्थितियों से पैदा होती है। डॉक्टर प्रशांत भी महसूस करता है कि सुंदरता सचमुच अनुकूल परिस्थितियों से पैदा होती है। मैरीगंज में भी सुंदरता हो सकती थी, परंतु स्थितियां ऐसी हैं कि सुंदरता विकसित होने से पहले ही झुलस जाती है। वह सोचता है, उसने देखा है, गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी वह युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु जो ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुमला जाते हैं। ठीक है। अब देखिए राजनीतिक पक्ष। और राजनीतिक पक्ष में देखिए जो रेणु जी हैं उन्होंने किस प्रकार से इसमें दिखाया है कि मेला आंचल के कथानक का कालखंड वहां से आरंभ होता है जब आजादी मिलने वाली थी, और यह वहां खत्म होता है जहां आजादी बस मिली ही थी। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास आजादी से लगभग एक दशक पहले ही शुरू हुआ था। शुरुआती किस्म का लोकतंत्र किस प्रकार का था, किस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, और अशिक्षा तथा गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप सामने आ रहा था, इन सभी पक्षों को रेणु ने पर्याप्त विस्तार के साथ व्यक्त किया है। उपन्यास में विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों की चर्चा है। दोस्तों, राजनीतिक पक्ष का अगर वर्णन क्वेश्चन आ जाए कि मेला आंचल में राजनीतिक पक्ष का वर्णन कीजिए, तो उसमें सबसे पहले आप कौन सी परिस्थितियों को दिखाओगे? तो सबसे पहले दिखाओगे कि इसके जो कथानक की शुरुआत होती है वो आज़ादी से मिलने पहले की है, यानी 1946 से 1948 तक की इसमें कथा को लिया गया है। तो 1946 से 1948 के बीच में जो देश में घटित हो रहा है उन समस्याओं को आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। उपन्यास में विशेष रूप से दो राजनीतिक दलों की चर्चा है, एक कांग्रेस है और एक सोशलिस्ट पार्टी है, यानी समाजवादी पार्टी। ठीक। इन दो पार्टियों की मुख्य रूप से भूमिका है इस उपन्यास में। इस बात की पूरी संभावना थी कि अपने समाजवादी विचारों के कारण रेणु कांग्रेस की कमियों तथा सोशलिस्ट पार्टियों की खूबियों पर विशेष ध्यान देते, किंतु आंचलिकता का पूरी तरह निर्वाह करते हुए उन्होंने तटस्थता बनाए रखी है, जिससे वे कांग्रेस की खूबियां भी देख सके और तत्कालीन समाजवाद की विसंगतियां भी। कांग्रेस उस समय की सबसे अधिक प्रचलित पार्टी है। यह पार्टी स्वाधीनता संग्राम की मूल शक्ति रही है। इस पार्टी में बामन दास जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस बात से परेशान है कि भारत माता अब भी रो रही है। धीरे धीरे जात राजनीतिक जीवन की धुरी बनने लगी है और कांग्रेस में भी जातिवाद फैलने लगा है। ऐसी स्थिति में बामन दास क्षुब्ध होकर सोचता है, यानी जो रेणु जी हैं, रेणु जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से, लेकिन उन्होंने जब मेला आंचल में जब चित्रण किया है तो उन्होंने कांग्रेस की जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी दिखाया है, और साथ ही जो अपनी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, उसकी जो बुराइयां हैं, उसमें जो खामियां उत्पन्न हो रही हैं, उन पर भी उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया हुआ है। ठीक है। कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं, जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस में, उनका भी उन्होंने चित्रण किया है कि लोग किस प्रकार से पूरे समर्पण से देश की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सहायता करने में लगे हुए हैं। और लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मौका परस्त हैं, जो जातिवाद की धारणा को भी लेकर चलते हैं। तो उसमें जो बामन दास की जो दशा है, क्योंकि बामन दास तो गांधी जी के विचारों से प्रेरित था, तो उसमें उसमें बताया है कि अब तो लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी टोपी पर भूमिहार राजपूत कायस्थ यादव हरिजन न आदि लिखवा लो। यानी जो जातिवाद फैल रहा था पार्टियों में, उसी की बात की है। रचनाकार यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ऐसा है कि वह भूमिपतियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। बामनदास जैसा समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के चरित्र परिवर्तन से क्षुब्ध है। वह सोचता है कि जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे। शायद इसीलिए प्राय हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आदर्शवादी मूल्य हैं, किंतु उन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता। गांधी जी के ये मूल्य साधारण कार्यकर्ता के हाथों में पहुंचकर कैसे मजाक का विषय बन जाते हैं, इस पक्ष को रेणु ने बालदेव के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। बालदेव का हर बात में हिंसावाद को
सूंघना, बात बात पर अनशन पर बैठ जाना और अपनी कायरता को अहिंसा कहना वे अभिव्यक्तियां हैं जो इन मूल्यों को मजाक बनाती हैं। अंतिम रूप में यह दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पर भ्रष्ट और अपराधी तत्वों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। जुआ कंपनी चलाने वाला तथा नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला दुलार चंद्र कापरा अब कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, जो दारू गांजा जैसे अवैध पदार्थों की तस्करी करता है। यानी जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि अब पार्टी को इलेक्शन भी लड़ना था, तो इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा चाहिए। चंदा कौन देगा? तो जिसके पास होगा पैसा, तो पैसा वही देगा जो पैसे वाले लोग होंगे। और तो उसी में जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति भी कांग्रेस पार्टी में आने लगे। डाकू थे वो भी आने लगे, चोर उचक्के थे, जिनके पास पैसा था वो पैसा दे के टिकट ले रहे थे, जीत रहे थे। तो उसी का उन्होंने चित्रण किया है कि उपन्यासकार ने दुलारचंद कापरा द्वारा बामन दास की हत्या कराकर प्रकांतर से संदेश दिया है कि अब गांधी जी के असली मूल्य इतनी खतरनाक मौत मरने को अभिशप्त हैं। यह भी संयोग नहीं है कि उपन्यासकार ने यह हत्या ठीक उसी दिन कराई है जिस दिन सारा देश गांधी जी के श्राद्ध का आयोजन कर रहा है। उस दिन गांधी के मूल्यों की मौत कांग्रेस के नए और डरावने चेहरे को पूरी सफलता के साथ व्यक्त करती है। ठीक है। गांव का दूसरा महत्वपूर्ण दल सोशलिस्ट दल है। यह स्वाभाविक था कि रेणु इस दल के प्रति सहानुभूति रखें, ऐसा इस उपन्यास में थोड़ा बहुत प्रतीत होता है। पर यह सहानुभूति एक तो थोपी हुई नहीं लगती, दूसरी यह एक पक्षी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस दल में उभरने वाली विसंगतियों का चित्रण भी किया है। कालीचरण को सोशलिस्ट पार्टी का नेता बनाकर उन्होंने वे चाहते कही हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी गहरी शांति महसूस करता है। उपन्यासकार लिखता है कि युगों से पीड़ित, दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। यानी कालीचरण है वो मेरीगंज में ही रहता है। जब मेरीगंज का पहला आदमी सोशलिस्ट पार्टी का नेता बनता है, तो उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से हुई है, तो देखिए कि युगों से पीड़ित, दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को मीठी बातों में बुलाना नहीं चाहता। वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। ठीक है। यानी जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवादी विचार है, सोशलिस्ट जो लोग हैं वो इसी को लेकर चलते हैं। तो समाजवादियों की मान्यता है कि समाज का विभाजन मूलतः आर्थिक आधार पर होता है, सामाजिक आधार पर नहीं। इसी मान्यता को तकनीकी शब्दावली में कहें तो वे सामाजिक संघर्ष को जातीय नहीं वर्गीय संघर्ष मानते हैं। मेला आंचल का कालीचरण ऐसा हो प्रयास करता है और जाति प्रतीत होने वाले संघर्ष की वर्गीय व्याख्या करता है। यानी कालीचरण मुख्य रूप से है जो सोशलिस्ट पार्टी का नेता होता है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। वो कालीचरण कौन से टोली से है? तो यादव टोली से है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। सोशलिस्ट पार्टी के बेहतरीन सिद्धांतों को व्यक्त करने के बाद उपन्यासकार उसकी विसंगतियों को स्पष्ट करता है। पहली विसंगति यह है कि जाति का विरोध करने वाला यह दल अपने नेतृत्व को जाति आधार पर ही निर्धारित करता है। वासुदेव को मैरीगंज की कमान इसीलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के हैं। अब देखिए, रेणु जी ने जो ये क्या है सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी जो विसंगति को दिखाया है वो किस प्रकार से दिखाया है, उसकी खामियों को उन्होंने अपनी ही पार्टी में किस प्रकार की खामियां दिखाई हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो जाति व्यवस्था को नहीं मानती है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने जो वासुदेव है उसको जो टिकट दी हुई है वह उसकी जाति को ही देखकर दी हुई है। तो ये खामियां उसमें आ रही हैं कि वासुदेव को मेरीगंज की कमान इसीलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के हैं। प्रबंधक कहते हैं, मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, वहां आपका जाना ही ठीक होगा। सोशलिस्ट पार्टी की दूसरी विसंगति यह है कि लोकहित की बात करते करते यह स्वहित को लोकहित से ऊपर रखने लगी है। यदि दफा 40 की अर्जी मंजूर हो जाती तो यह आम आदमी के हित में होता, किंतु कालीचरण इसके मंजूर न होने से खुश है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते।
अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। तीसरी विसंगति यह है कि संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतों, खूनियों का प्रवेश होने लगा है। सोमा जाट और चरित्र कर्मकार जैसे लोग घोषित अपराधी हैं, किंतु समाजवादी दल से इनका गहरा संबंध है। कम्युनिस्ट पार्टी तो नामी डाकू चरित्र कर्मकार को किसानों मजदूरों का प्यारा नेता घोषित करती है और उस पर से वारंट हटाने के लिए पर्चा निकालती है। इस प्रकार रेणु ने समाजवादी दल की विसंगतियों का भी खुला चित्रण किया है। उपन्यास में मूलतः यही तो राजनीतिक दल हैं, पर थोड़ी बहुत चर्चा आरएसएस तथा हिंदू महासभा जैसे दलों की भी हुई है। उपन्यासकार ने बहुत कम प्रसंगों में इस दल पर भी टिप्पणी की है। एक मिनट दोस्तों। इस दल में अनुशासन ऐसा है कि कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से सोचने को भी स्वतंत्र नहीं है और भ्रष्टाचार भी विकसित होने लगा है। एक प्रसंग में उपन्यासकार टिप्पणी करते हुए कहते हैं, यानी जो आरएसएस पार्टी है उसका भी उन्होंने किया है कि संयोजन जी आजकल हाँ कि संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते हैं, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। ठीक। अब नेक्स्ट जो अंतिम बिंदु है वो सांस्कृतिक पक्ष का है। तो सांस्कृतिक पक्ष भी देख लीजिए, यहाँ पर सांस्कृतिक पक्ष होगा कि आंचलिक उपन्यास में सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां आमतौर पर विविध क्षेत्रों में एक सी हो सकती हैं, अतः उनका साधारणीकरण आसानी से हो जाता है। किसी स्थान के भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन ही उसकी विशिष्टता स्थापित करते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन दोनों पक्षों का साधारणीकरण नहीं हो पाता। आंचलिक की इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हुए रेणु ने उपन्यास में मेरीगंज की लोक संस्कृति के कई सुंदर चित्र खींचे हैं। यहाँ जो गांव दिखाया गया है उसमें किसी भी उत्सव धर्मी भारतीय गांव की तरह बात बात पर सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इसमें कहीं गाड़ी हाँकते हुए गाड़ी वालों द्वारा भौजिया के गीत गाए जाते हैं, कभी खम्मार खुलने पर विदापत के नृत्य गीत होते हैं, कभी वर्षा न होने पर इंद्र देवता को खुश करने के लिए महिलाएं जाट जट्टन का खेल खेलती हैं। ऐसे सभी प्रसंगों को पूरी काव्यात्मकता के साथ रेणु ने वर्णित किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में ध्वन्यात्मक सौंदर्य पूरी लोक संस्कृति के साथ विद्यमान है कि धिना धिन्ना धिना धिन्ना धिन तक धिना धिन्ना धिन्ना। आप इसे पढ़ लीजिए। अतः हम देखते हैं कि मेला आंचल में मेरीगंज नामक गांव की, अब हम अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष देख लीजिए दोस्तों, निष्कर्ष को आप जरूर ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष को आप इसी तरह लिखिएगा कि अतः हम देख सकते हैं कि मेला आंचल में मेरीगंज नामक गांव के जीवन के सारे पक्षों तथा रूपों का वर्णन हुआ है। कुछ विचारकों का आरोप है कि यह रचना किसी यथार्थवादी उद्देश्य को हासिल नहीं करती, वो यथार्थ के प्रति नॉस्टैल्जिक नजरिया अपनाकर चलती है। ये सभी विचारक कुछ हद तक तो सही हो सकते हैं, पर मूल बात यह है कि रचनाकार ने इस रचना को किसी सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित रचना के रूप में नहीं लिखा है। उन्होंने अपने अंचल के यथार्थ के प्रत्येक अंश को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि किसी भी विचारधारा के आईने में इस रचना की सम्यक समीक्षा नहीं हो सकती। इसके कथ्य के बारे में अंतिम रूप से यही कहा जा सकता है जो भूमिका में स्वयं लेखक ने कहा है कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने मेला आंचल की जितनी मैं आपकी मदद कर सकता था उतनी मैंने मदद की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।
अगर दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपका जो नेक्स्ट पेपर है साहित्य शास्त्र वाला, काव्य शास्त्र का, अगर आपको उसमें एक तो जो बिंदु है, जैसे सादाड़ीकरण वाला प्रश्न है, वो मुख्य रूप से प्रश्न आना ही आना है, वो आएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस प्रश्न पर एक वीडियो बना सकता हूं, जिससे आपको इसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका वो प्रश्न कंप्लीट होता है तो एक प्रश्न उसमें मुख्य रूप से आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें आप शुक्ल जी का साधारणीकरण और डॉक्टर नगेंद्र जी का साधारणीकरण आएगा, जो रस सिद्धांत है वो आएगा। तो अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो उस पर मैं एक वीडियो अच्छा सा बना दूंगा, ठीक है। साथ ही मैं उस वीडियो को पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब समय इतना नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं बताऊं कि ये सभी मैं आपको कंटेंट देता हूं, ये सभी मैं दृष्टि से ही लिया हुआ है। जैसे आप इस पीडीएफ की बात करोगे, ये पीडीएफ आपके पास कई रूपों में आई है इस प्रकार की। तो ये दरअसल जो दृष्टि कोचिंग है उसकी, उसमें जो पढ़ाया हुआ है विकास दिव्यकीर्ति सर ने, तो उसी का मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसी के माध्यम से मैंने ये आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको वो बैच किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक बार जो ऑप्शनल बैच है दृष्टि का हिंदी साहित्य वाला, अगर आप वो कर लोगे तो आपको पूरे हिंदी साहित्य में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी साथी इच्छुक हों वो मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में तो नहीं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पर, तो आपको वो बैच मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।